यही से किया था कि अगर आप किसी कंडक्टर में करंट पास कर लें, तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इस कंडक्टर के अराउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एम्पियर्स लॉ के मुताबिक इस फील्ड की स्ट्रेंथ बी, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर के अराउंड, इसकी स्ट्रेंथ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। दिस फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कितनी करंट आप पास कर रहे हैं। आप ज़्यादा करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, करंट कम पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। एंड दिस फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। अभी डिस्टेंस ये है कि अगर आपको कहा जाए कि पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी, इन दो में से किस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपने डिस्टेंस देखना है कंडक्टर से किसका डिस्टेंस कम है। ए का डिस्टेंस कम है तो लिहाजा फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जितना डिस्टेंस कम, फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। जितना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो लिहाजा ए और बी में ए पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ए का डिस्टेंस कम है। बी का आप देख लिए डिस्टेंस ज़्यादा है, ये है आर, ये है आर। तो at any point the strength of field depends upon current and it depends upon the distance from the conductor. B is equal to, यह हम कांस्टेंट लगाते हैं म्यू नॉट आई अपॉन आर। इसे हम म्यू नॉट पढ़ते हैं, म्यू। दिस शोज permeability of free space। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, that showed permittivity of free space, permittivity of free space। तो याद रखिए एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम का इफेक्ट शो करता है। म्यू नॉट जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड में मीडियम का इफेक्ट शो कर रहा है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। डिफरेंस क्या याद रखना है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट शोज मीडियम इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। क्या आप फ्री स्पेस में स्टडी कर रहे हैं, रबर, माइका या कोई इंसुलेटर रख रहे हैं। एंड इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड mu naught shows effect of medium, mu naught shows effect of medium। इस म्यू नॉट की वैल्यू आपने याद रखनी है, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। सो म्यू नॉट कांस्टेंट है, जबकि आपने एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू पढ़ी थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर इसकी वैल्यू थी। या म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर है। म्यू नॉट क्या शो कर रहा है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मीडियम का इफेक्ट शो कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसेप्ट एम्पियर्स लॉ में यह है, किसी भी कंडक्टर में जब करंट ज़्यादा फ्लो करेगा फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, डिस्टेंस किसी पॉइंट का ज़्यादा होगा फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। हम इसी इक्वेशन को एक और फॉर्म में भी लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर। अगर आप R को रिप्लेस कर ले L से तो ये बन जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन L। डिस्टेंस है,
आर से शो कर सकते हैं, एल से शो कर सकते हैं. बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बन जाएगा. यहाँ से एम्पियर्स लॉ की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन सामने आती है जब आप एफएससी में से पढ़ते हैं. तो वही पहली डेफिनेशन ज़्यादा कंसेप्चुअल है, आप वही याद रखें. इसे मैथमेटिकली आप इस तरह लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट. आप लिखेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स current. So it is just a mathematical statement. एम्पियर्स लॉ की एक एप्लीकेशन आपके नोट्स में दी है. पहले हम दो एप्लीकेशंस पढ़ते थे, या आपके कोर्स में एक एप्लीकेशन दी सोलिनॉइड. सो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ. करंट थ्रू अ सोलिनॉइड. सोलिनॉइड. व्हाट इज अ सोलिनॉइड? एक स्ट्रेट सपोर्ट है सपोर्ट आयरन का हो सकता है, किसी और मेटल का हो सकता है. इसके ऊपर वायर वाइंड किया है, एक वायर वाइंड किया है. हम इसे कहते हैं सोलिनॉइड. A long, tightly wound cylindrical wire on a straight support is known as solenoid. तो सोलिनॉइड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? A long, tightly wound cylindrical wire. एक सिलेंडर के फॉर्म में. It is cylinder. Cylindrical wire is known as solenoid. Simply एक स्ट्रेट सपोर्ट पर वायर वाइंड किया है, इसे सोलिनॉइड कहते हैं. जब इसमें करंट फ्लो करता है, जब इसमें करंट फ्लो करेगा, तो इस सोलिनॉइड के इनसाइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसके आउटसाइड वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. यही एम्पियर्स लॉ है. देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इनसाइड. लाइंस करीब होंगी तो फील्ड स्ट्रॉन्ग. आप यहाँ से गेस कर सकते हैं, लाइंस करीब फील्ड स्ट्रॉन्ग, और एक फील्ड वीक फील्ड आउटसाइड प्रोड्यूस होगी. When current is passed through a solenoid, a strong magnetic field is produced inside it and a weak magnetic field is produced outside it. इसलिए कि आउटसाइड का डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी. यही एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ की इस सोलेनॉइड में. सो एप्लीकेशन देखिए ये है कि व्हेन करंट is passed through a solenoid, is passed through a solenoid, a strong magnetic field is produced inside it and a weak magnetic field is produced outside it. And a weak magnetic field is produced outside it. जो फील्ड या प्रोड्यूस हो रही है उसकी इक्वेशन हम एफएससी में डिराइव करते हैं. B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के इक्वल है. इसमें एक कंसेप्चुअल एमसीक्यू रिलेटेड पॉइंट है एन. देखिए म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, आई करंट को शो कर, जितनी करंट ज़्यादा पास करेंगे फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. व्हाट इज एन?
Here n shows number of turns per unit length. कैसे? देखिए आपको सवाल ये दे सकते हैं, ये सोलेनॉइड है और एक सोलेनॉइड ये है, ए एंड बी। किस में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जब करंट आप सेम पास करेंगे? हम देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। ए देखिए ये है, बी में क्या फ़र्क हुआ? बी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, ए में नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर प्रोड्यूस होगी? ए में वीकर, बी में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो लिहाजा सोलेनॉइड में जो स्ट्रेंथ है फील्ड की वो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। ये इसकी एप्लीकेशन है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, सिर्फ मैं आपको बता दूं कि ये चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज मिलिकन ने मालूम किया था, चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने मालूम किया था। अक्सर हम एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स एंट्री टेस्ट के लिए नहीं पढ़ते। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है वो आपके लिए अहम है, और इक्वेशन कौन सी अप्लाई की थी वो आपके लिए अहम है। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन was determined by J.J. Thomson। ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 5 में, जहाँ पर आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, फिर चार्ज डिटर्मिनेशन एंड देन चार्ज टू मास डिटर्मिनेशन। तो चार्ज टू मास की का जो एक एडिशनल पॉइंट आपको फिजिक्स सेकेंड ईयर में मिलता है वो ये है कि इक्वेशन कौन सी अप्लाई की थी जे थॉमसन ने, V अपॉन बी आर। V is speed, B is strength of field, R इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलरली मूव करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलरली मूव करते हैं, तो R उस सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलरली मूव करते हैं, R सर्कुलर पाथ का रेडियस है। वो चार्ज टू मास की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन्स के लिए? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज टू मास के रेशो हैं। चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.9 इंटू 10⁻19 कूलम है, वो भी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये है चार्ज टू मास रेशो। मास की वैल्यू भी आप केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इट वाज डिटरमिन्ड बाय जे थॉमसन। इक्वेशन अप्लाइड आपने याद रखनी है, वैल्यू याद रखनी है, बस इतने ही पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। व्हाट इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप? सिर्फ डेफिनेशन और एक एप्लीकेशन देखें। इस चैप्टर में जो डिवाइसेस ज़्यादा डिटेल में आपने पढ़ने जो टेस्ट में आते हैं वो है गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड मल्टीमीटर। सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO। ऑसिलोस्कोप जनरली किसे कहते हैं? आपने ऑसिलोस्कोप्स देखे हैं मूवी में, ड्रामास में, हॉस्पिटल में डायरेक्टली। एक ऐसा स्क्रीन, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी फिनोमेना को वेव फॉर्म में शो करे। लाइक आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में एक मॉनिटर लगा होता है, उसके ऊपर ECG इस तरह आ रही होती है। तो ये देखिए एक हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को वेव फॉर्म में शो कर रहा है ये डिवाइस, इसे हम ऑसिलोस्कोप कहते हैं। तो ऑसिलोस्कोप इज अ डिवाइस दैट शोज एनी फिनोमेना इन ग्राफिकल फॉर्म, इट इज ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या है? ये वो डिवाइस है जो वोल्टेज को वेव फॉर्म में शो करता हो। तो कैथोड रे क्यों कहते हैं? इट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ बीम ऑफ कैथोड रेज टू प्लॉट वोल्टेज इन द वेव फॉर्म। एक सोर्स है वोल्टेज का, ये वोल्टेज का सोर्स है। आपने इसके साथ CRO लगा दिया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप लगा दिया, ये है सोर्स ऑफ वोल्टेज।
आपने इसके साथ CRO लगा दिया, तो CRO क्या करेगा, ये वोल्टेज को वेव फॉर्म में शो करेगा। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ डिवाइस that plots alternating voltage या voltage in graphical form by using a beam of cathode rays. Cathode ray oscilloscope, a device that plots or displays alternating voltage. What is alternating voltage? आप चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। In graphical form, in the form of waves. अगर आप इसके साथ दो सोर्सेज लगा दें, देखिए ये एक ऑसिलोस्कोप है, अब एक की बजाय दो सोर्सेज कनेक्ट कर ले वोल्टेज के, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, मैं ये कर लेता हूँ, एक और वोल्टेज का सोर्स इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, इट इज अ सेकेंड सोर्स ऑफ वोल्टेज, सोर्स ऑफ वोल्टेज ए। अगला होगा सोर्स ऑफ वोल्टेज बी, एक और वोल्टेज का सोर्स आपने कनेक्ट किया। जब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं इस CRO के साथ, ये दोनों के वेव्स अलग अलग प्लॉट करके आपको बता सकता है कि दोनों के वेव्स इन फेज है, आउट ऑफ फेज है। लाइक सोर्स बी का सपोज वेव इस तरह से आ सकता है, इट मीन्स दोनों एक फेज में है, एक का क्रेस्ट है तो अगले का भी क्रेस्ट है, एक का ट्रफ है तो अगले का भी ट्रफ है। और ये भी हो सकता है कि ए इस तरह से हो, बी का वेव इस तरह से हो, इसे हम कहते हैं आउट ऑफ फेज, एक का क्रेस्ट अगले का ट्रफ। तो दो सोर्सेस के वोल्टेजेस के दरमियान फेज डिफरेंस भी ये बता सकता है। तो CRO के दो यूजेस क्या है, इट कैन प्लॉट वोल्टेज इन ग्राफिकल फॉर्म या इन वेव फॉर्म, एंड नंबर टू ये इट कैन कंपेयर वोल्टेजेस ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेस। So first ये तक it can show alternating voltage in wave form. Number two, it can compare voltages of two different sources and can show their phase difference एक वेव सपोज ये है, एक सोर्स का वोल्टेज ये आया, अगले सोर्स का वोल्टेज ये आ रहा है, तो आप कहेंगे दे आर इन फेज, एक सोर्स का वोल्टेज इस तरह से है, अगले सोर्स का वोल्टेज ये आ जाए, दे आर आउट ऑफ फेज, इन फेज आउट ऑफ फेज। ये कंसेप्ट अगेन ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर 16 में है। तो समरी आपने इस डिवाइस से क्या याद रखनी है, CRO एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को वेव फॉर्म में शो करता हूं बाय यूजिंग हाई बीम ऑफ कैथोड रेज, by using a beam of cathode rays, and if there are multiple sources it can show phase difference of voltages between them. ऑसिलोस्कोप वर्ड मैंने क्या बताया, हर वो डिवाइस जो किसी फिनोमिना को वेव फॉर्म में शो करे उसे आप ऑसिलोस्कोप कहते हैं। एक LED होती है, एक स्क्रीन होता है जिसके ऊपर आपको वोल्टेज या करंट या कोई भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना वो वेव फॉर्म में आता है ऑसिलोस्कोप के ऊपर। सो ऑसिलोस्कोप की आपने सिर्फ डेफिनेशन और एक एप्लीकेशन पढ़नी है,
बाकी हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा, उसकी एक एप्लीकेशन के सोलेनॉइड के थ्रू जब करंट फ्लो करेगा तो एम्पियर्स लॉ आप कैसे अप्लाई करेंगे और उससे रिलेटेड इक्वेशन आपने याद रखनी है. It's time for the video.